Hello everyone, welcome in this online platform of engineers classes for you. Dear, today I am going to discuss the assumptions made while deriving the Shroom equations. चूँकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये लेक्चर है डियर, और इसमें हम लोग समझेंगे कि आखिरकार शोम का इक्वेशंस जब डिराइव करते हैं, चूँकि शोम सब्जेक्ट जो है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है, इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस डिराइव होगा, नंबर ऑफ फार्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो आखिर वो फार्मूला जो आया होगा डिराइव होकर के आया होगा, तो जब डिराइव किए होंगे फार्मूला को तो क्या क्या एज्यूम किए होंगे, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना, हर एक चीज़ को ड्राइव करने के टाइम एज्यूम किया जाता है कि ये मटेरियल का ऐसा बिहेवियर है, ये मटेरियल का ऐसा बिहेवियर। यदि वैसा नहीं भी है तब भी एज्यूम करके चलते हैं, और एज्यूम करने के बाद ही फार्मूला ड्राइव हो पाता है, आइडियल कंडीशन में नहीं होता है डियर। ठीक है, तो वही एजम्पशंस समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है समझना। इसीलिए लेक्चर को जो है वो बिना स्किप किए पूरे लेक्चर को आप प्यार से देखेंगे, समझ में आएगा आपको कि ये एजम्पशंस सच में क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप फार्मूला डायरेक्टली पुट कर देते हैं, फार्मूला आप राइट डाउन कर देते हैं, कहीं पे डिराइव कर लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता कि आखिर ये फार्मूला जब डिराइव किए तो वहीं से मिसकंसेप्शन हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने का मतलब होता है, वही होता है डियर। वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगता है कि आखिर ये फार्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ नहीं होगा, ऐसे होने लगता है प्रॉब्लम, क्योंकि आप ये कंसीडर नहीं करके उस फार्मूला को आप रट करके उस फार्मूले को ड्राइव किए थे। अब क्या कंसीडरेशन था, क्या एजम्पशंस था, उसके बारे में आपको अभी पता नहीं है, याद नहीं है, चीज़ों को नहीं समझ पाए थे। इसीलिए कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज नहीं होगा, कहाँ वैलिड होगा, कहाँ वैलिड नहीं होगा फार्मूला, आप नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें वही सब चीज़ें के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्या, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का और भी क्या क्या नाम है, इसका प्रीवियस एक और लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, तो आप ज़रूर प्रीवियस लेक्चर को देखें। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 4-5 नेम से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को इसका नाम है डियर, तो वहाँ से आप चीज़ों को समझ लें। अब क्या होगा, आखिरकार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये जो सब्जेक्ट है इसका क्या एम है, तो इसका जो मेन एम है वो डिजाइनिंग में है मेरे प्यारे स्टूडेंट, डिजाइनिंग में है। ये सभी लोग समझिए, जितने मेरे फ्रेंड लोग हैं समझिए इस बात को कि डिजाइनिंग में इसका यूज होता है। डिजाइनिंग का मीनिंग क्या हुआ, जैसे देखिए, आप सपोज कीजिए ये आपका पेन है, ये पेन है ना, मार्कर है, ये मार्कर मैन्युफैक्चर हुआ होगा ना, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होकर के आया होगा, तब आज यूज कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये जो मैन्युफैक्चर हुआ होगा तो इसका स्ट्रेंथ भी होगा, एक अपना स्ट्रेंथ भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं होगा, तो क्या इसको दबाने से दब जाता है क्या, नहीं, यानी कि स्ट्रेंथ है कुछ, तो इसका स्ट्रेंथ जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रेंथ भी है इसमें, और साथ ही साथ इसका डायमीटर भी होगा, लेंथ भी होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे इसमें, नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे। तो जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, डायमेंशंस निकालना है, लेंथ फाइंड करना है, किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस मटेरियल का फेल्योर भी नहीं होना चाहिए, इस बॉडी का फेल्योर भी नहीं होना चाहिए जहाँ पे इस बॉडी को यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पेन आप पकड़े और टूट गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या पकड़ने में अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर एक पर्टिकुलर, तो डिजाइनिंग पर्पज से जो भी है वो डिजाइन, जब भी हम किसी भी पार्ट्स का, मशीन कंपोनेंट्स का है कि नहीं डिज़ाइन करते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट की हेल्प से करते हैं डिजाइनिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट की हेल्प से डिजाइनिंग किया जाता है। जितना भी आप पार्ट्स देख रहे हैं, जितना भी पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल पार्ट्स, वो सारे पार्ट्स कैसे डिजाइन हुआ। आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल का जो आप मोबाइल का कवर देख पा रहे हैं, उसका बॉडी देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स देख पा रहे हैं, वो पार्ट्स कैसे डिजाइन हुआ, स्ट्रेंथ बेसिस पे डिजाइन हुआ, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया बेसिस पे डिजाइन हुआ, है ना। उसमें स्ट्रेस का इक्वेशन लगाया गया, स्ट्रेन का इक्वेशन अप्लाई किया गया, डिफॉर्मेशन का इक्वेशन अप्लाई किया गया कि इतना लोड आप देखते हैं, आप क्लियरली ब्रिजेज वगैरह देखते हैं बहुत जगह पे, है ना। तो ब्रिज, कैसे ब्रिज का, आखिरकार ब्रिज का सबसे पहले कैलकुलेशन हुआ होगा, तो कैलकुलेशन किस बेसिस पे हुआ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। कितने सारे व्हीकल्स इससे पास करेंगे डेली, तब भी ब्रिज का फेल्योर नहीं होना चाहिए।
तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला डिराइव किया जाता है, वो बिल्कुल भी कौन सब्जेक्ट में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के हेल्प से ही किया जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का मेनली जो पर्पस है इस सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं वो एप्लीकेबल होता है डिजाइनिंग में, कंपोनेंट्स का डिजाइनिंग में, मशीन कंपोनेंट्स का डिजाइनिंग में, या फिर आप ब्रिजेस का डिजाइनिंग में, बिल्डिंग्स का डिजाइनिंग में। इसीलिए ये सब्जेक्ट कॉमन है सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी, ये कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आप कुछ बातें बेसिक आपसे हम चर्चा कर लिए और स्टार्ट करते हैं। जो इसमें होने वाला है वो एजम्पशंस मेड, चूँकि अब नंबर ऑफ इक्वेशंस आएगा आने वाले समय में, बेंडिंग इक्वेशन, स्ट्रेस का इक्वेशन, स्ट्रेन का इक्वेशन, फार्मूला, है ना, नंबर ऑफ इक्वेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखने को मिलेगा। तो आखिर वो इक्वेशन, सारा इक्वेशन डिराइव जो किया जाता है, तो उसका एजम्पशंस हम यहाँ पे बेसिक जो भी है वो सारा एजम्पशंस इस लेक्चर में पढ़ लेंगे, बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होने वाला है, एजम्पशंस मेड, एजम्पशंस मेड व्हाइल deriving the सोम इक्वेशंस। क्या डिराइव करने में, सोम का इक्वेशंस डिराइव करने में, एजम्पशंस मेड व्हाइल डिराइविंग दी सोम इक्वेशंस। ठीक है, सोम इक्वेशंस करने में कौन कौन सा एजम्पशंस, तो देखिए लिखते हैं इसको। सबसे फर्स्ट एजम्पशंस, बहुत सारे एजम्पशंस हैं जो कि बेसिक जितना भी एजम्पशंस है इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट एजम्पशंस जो होता है ये है आपका डियर, कि मटेरियल जो होना चाहिए, मटेरियल या बॉडी, जो भी बोलिए आप, मटेरियल या बॉडी मस्ट बी होमोजीनियस। बातों को समझिए, इसका हम क्लियर कर देंगे। होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। देखिए होमोजीनियस का मीनिंग क्या होता है, आइसोट्रॉपिक का अभी हम एक बार एजम्पशंस लिखने के बाद क्लियर करेंगे। ठीक है, मटेरियल या बॉडी मस्ट बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक इन नेचर, नेचर में ये होना चाहिए। सेकेंड एजम्पशंस ये मान करके चला जाता है, बॉडी मस्ट बी क्या होना चाहिए, तो ये जो होना चाहिए ये ऑबे करना चाहिए कौन सा लॉ, हुक्स लॉ को। मस्ट ऑबे लिखिए, मस्ट ऑबेज हुक्स लॉ। अब देखिए हुक्स लॉ भी आगे फर्दर आपको देखने को मिलेगा कि क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम सिंपली आपको बता देते हैं कि हुक्स लॉ जो है, ये हुक्स साइंटिस्ट का नाम है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। ठीक है, ये हुक्स लॉ बोला था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट और अप टू द इलास्टिक लिमिट। ये भी बातें आप लिख लें, विद इन और अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट ईयर। तो बॉडी, जो भी बॉडी होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ऑब्वियस है बॉडी कैसा होता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया, इलास्टिक बॉडी के ऊपर डील करते हैं। तो बॉडी मस्ट ऑबे हुक्स लॉ। ठीक है, कैसा, तो हुक्स लॉ को क्या करना चाहिए, बॉडी ऑबे करता हो। और भी देखिए क्या होना चाहिए, तो प्रिज्मेटिक होना चाहिए। बॉडी कैसा होना चाहिए, बॉडी मस्ट बी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। प्रिज्मेटिक का मतलब है कि जो भी बॉडी होगा उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन पॉसिबल है। इनफाइनाइट नंबर, आप इनफाइनाइट टाइम इसको कट कर सकते हैं बॉडी को, जैसे ये है एक बॉडी, इसको आप इनफाइनाइट टाइम से कट कर सकते हैं। तो जो कट करेंगे तो जो इसका क्रॉस सेक्शन होगा, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी क्रॉस सेक्शन डज नॉट वैरी, है ना, थ्रू आउट दी लेंथ। ये क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन
डजंट वैरी, ठीक है, क्रॉस सेक्शन डजंट वैरी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कंपोनेंट और मेंबर और बॉडी, जो भी बोलना चाहे। देखिए क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन डज नॉट वैरी, क्रॉस सेक्शन वैरी नहीं हो थ्रू आउट दी लेंथ। जैसे कि समझने के लिए ये देखिए, आप इस तरह से जूम किया जाता है, जैसे ये सिलेंडर है, सपोज एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, सिलेंड्रिकल ही नहीं हो सकता है, आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का भी बॉडी हो सकता है, कैसा भी ट्रायंगुलर सेक्शन का भी हो सकता है। तो इसमें हम नंबर ऑफ टाइम्स यदि क्रॉस सेक्शन इसका कट करें, ये क्रॉस सेक्शन है, देखिए इसमें भी कट करें तो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे π/4d², यहाँ पे π/4d², हर जगह पे वही होना चाहिए। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले या क्रॉस सेक्शन डज नॉट वैरी थ्रू आउट द लेंथ, यानी लेंथ के अलॉन्ग वैरी नहीं करना चाहिए, ऐसा मान करके चलेंगे। एजम्पशंस एक्चुअली में ये एजम्पशंस है, ये होता नहीं है ना, एक्चुअल केस नहीं है। आप ऐसे बोले आइडियली नो मटेरियल इज प्रिज्मेटिक, ठीक है, कोई भी मटेरियल या बॉडी क्या होता है, प्रिज्मेटिक नहीं होता है, कोई भी नहीं, आइडियली बात करें तो। लेकिन ये एजम्पशंस है, तो वही एजम्पशंस ही तो पढ़ रहे हैं, प्रिज्मेटिक। अब देखिए और भी एजम्पशंस है, तो सारे एजम्पशंस को राइट डाउन करते हैं। जो भी बॉडी के ऊपर लोड लगेगा, जो लोड अप्लाई होगा बॉडी के ऊपर, वो एज्यूम किया जाता है कि लोड कैसा है, वैरिंग लोड नहीं है, मतलब वैरी करने वाला लोड नहीं है, स्टैटिक लोड है। कैसा लोड है, स्टैटिक लोड है। लोड मस्ट बी स्टैटिक लोड, स्टैटिक लोड। स्टैटिक का मीनिंग होता है कि इस पॉइंट पे यदि 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप 1-2 साल बाद भी देखें समझने के लिए, तो 10 किलो न्यूटन ही होना चाहिए। ये नहीं कि 10 1-2 मिनट बाद, 1-2 घंटे बाद 12 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, या फिर डिक्रीज कर गया। डिक्रीज इंक्रीज होगा तो वैरिंग लोड हो जाएगा, वैरी करने वाला स्टैटिक होना चाहिए। लोड मस्ट भी स्टैटिक लोड होना चाहिए। आगे बातें करें तो क्या होता है, और भी एजम्पशंस है। देयर इज नो रेसिडुअल स्ट्रेस। अब ये क्या है समझते हैं। देयर इज नो रेसिडुअल स्ट्रेस। देयर इज नो रेसिडुअल स्ट्रेस एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। स्ट्रेस इज नथिंग बट इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट रेजिस्टिंग एरिया या पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है। तो देयर इज नो रेसिडुअल स्ट्रेस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट, ये अभी कंपोनेंट जो है मशीन कंपोनेंट है, सपोज कीजिए ये अभी फंक्शन कर भी नहीं रहा है, अभी फंक्शनिंग में है भी नहीं, ये बस नया मैन्युफैक्चर हुआ है और ये बिल्कुल भी रखा हुआ है इंडस्ट्री में या कहीं पे भी स्टोर में रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है। तो इसमें कोई स्ट्रेस ना हो, यानी इनिशियली कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यानी कि विदाउट फंक्शनिंग कोई भी स्ट्रेस मटेरियल में नहीं होना चाहिए। वही बात बोल रहा है, रेसिडुअल स्ट्रेस का मतलब वही होता है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आप इसको कह सकते हैं इनिशियली देयर इज नो स्ट्रेस, देयर इज नो स्ट्रेस विदाउट फंक्शनिंग, बिना फंक्शन किए, विदाउट फंक्शनिंग। इनिशियली देयर इज नो स्ट्रेस, यानी कि देयर इज नो रेसिडुअल स्ट्रेस का मतलब यही हुआ कि जब फंक्शन नहीं कर रहा है मशीन कंपोनेंट तो उसमें स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। जब वो फंक्शन करने लगेगा मशीन कंपोनेंट तब तो उसमें लोड होगा, तो लोड की वजह से स्ट्रेस भी डेवलप होगा, उसके बाद वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होना चाहिए। और भी एजम्पशंस है, लिखते हैं डियर एफ में। देखिए क्या होगा एजम्पशंस। तो ये माना जाता है कि देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, देयर इज नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये सब बाद में और भी डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्ट्रेस एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो गया। आप देखे होंगे, थोड़ा सा इसको हम समझाना चाहें तो आप देखिए क्या होता है। जैसे देखिए
ये कैसा कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर, और ये कैसा कॉर्नर है, तो आप कहेंगे कि सर दिस इज नॉट शार्प कॉर्नर। इसमें क्या है, थोड़ा कर्वेचर दिया गया है, कॉर्नर पे कर्व दिया गया, इसमें कर्व नहीं है। तो इस कॉर्नर पे जो स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। तो कॉर्नर आप देखिएगा कि जो शार्प कॉर्नर होता है बहुत जल्दी से टूट जाता है डियर, बहुत जल्दी से टूट जाता है। तो यहाँ पे क्यों टूटा, चूँकि स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं, स्ट्रेस कंसंट्रेटेड स्ट्रेस होता है। सिंपल वे में ये बता रहे, इसका डिटेल में आपको चीज़ें समझ में आएगा बाद में कभी, ठीक है। तो स्ट्रेस इसमें ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा कंसंट्रेट करता है शार्प कॉर्नर में, इसीलिए फेल्योर हो जाता है। तो ये मान करके चलते हैं, जो अजम्पशंस है कि कब व्हाइल डिराइविंग द सोम इक्वेशन कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं है। इसीलिए आप देखे होंगे ज़्यादातर कॉर्नर जो है वो शार्प नहीं ही होता है। आप किसी का भी कॉर्नर देखें, इसका भी कॉर्नर देखें तो आपको 100% शार्प नहीं नज़र आएगा। आप मोबाइल का ही अपना कॉर्नर देखिएगा, शार्प नहीं होता है, एक कर्व में होता है, कर्व में, क्योंकि शार्प होगा तो टूटने का चांस ज़्यादा है ड्यू टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ड्यू टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। तो ये आपको अभी तक बहुत सारे क्या समझ में आ रहा है, एजम्पशंस। और भी देखिए एजम्पशंस और भी होता है, जो कि और भी लिख सकते हैं आप। क्या होना चाहिए कि जो भी बॉडी है वो क्या होना चाहिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, बॉडी मूवेबल कंडीशन में नहीं होना चाहिए। बॉडी मस्ट बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बॉडी मस्ट बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आप ऐसे भी समझिए कि बॉडी के ऊपर जो भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहा होगा या फिर जो भी होगा स्ट्रेस होगा उसका समीशन 0 होना चाहिए, ऐसे भी आप समझिए। तो ये एक एजम्पशंस है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब, अब बॉडी में मान लीजिए एक बॉडी में 10 न्यूटन लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन राइट साइड में, तो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। अब बॉडी थोड़ा भी आपका मूव नहीं करेगा, है ना, अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होगा बॉडी, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में अपोजिट नेचर का फोर्स तो है, लेकिन मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम है, वैल्यू सेम है, तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगा, नहीं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाया बॉडी। तो इसमें भी मान करके चलते हैं कि बॉडी मस्ट बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी को होना चाहिए। ये इसका क्या है, एजम्पशंस है। तो बहुत सारे एजम्पशंस यहाँ पे लिखे हैं बच्चे, और भी एजम्पशंस होता है ना, और भी एजम्पशंस टाइम आएगा जहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे वहाँ पे ही लिखेंगे। ये बेसिक एजम्पशंस है जो कि ऑलमोस्ट सारे सोम की इक्वेशंस में ये अप्लीकेबल होगा। एजम्पशंस ये ऑलमोस्ट सारे सोम की इक्वेशंस में क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। अभी कम करते हैं, इसको मिटाते हैं इन सब एजम्पशंस को, और होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक अभी आपको नहीं बताए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि बहुत बार होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक से क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे आता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक से क्वेश्चन। इसको डिटेल में समझते हैं इसी लेक्चर में, इसको मिटाते हैं। चलिए डियर, मुस्कुराइए, समझते हैं। होमोजीनियस अभी आपको नहीं बताए थे, प्रिज्मेटिक बता चुके हैं कि प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि बॉडी का नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस, जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस है, क्रॉस सेक्शन में चेंजेस नहीं होना चाहिए थ्रू आउट लेंथ। तो मटेरियल या बॉडी जो है या फिर जो भी मेंबर होगा वो कैसा होगा, प्रिज्मेटिक बिहेवियर का होगा, प्रिज्मेटिक नेचर का होगा, यानी कि प्रिज्मेटिक होगा। तो यहाँ पे आप समझते हैं कि होमोजीनियस का मतलब क्या है। होमोजीनियस बॉडी होमोजीनियस होना या मटेरियल का होमोजीनियस होने का मीनिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो होमोजीनियस, देखिए होमोजीनियस का मतलब क्या है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। तो ये बॉडी इज सेड टू बी homogeneous if it exhibits the same, देखिए यहाँ से समझिएगा, exhibits the same elastic property at any point, at any point in a
गिवन डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये वाला समझिएगा। सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन ए गिवन डायरेक्शन, तो उस तरीके का जो मटेरियल होगा वो कहलाएगा होमोजीनियस मटेरियल। आप यहाँ लिख सकते हैं होमोजीनियस मटेरियल या बॉडी, जो भी बोलिए आप, वैसा ही कहलाएगा। देखिए एक मतलब समझिए, एट एनी पॉइंट लिखा है, एनी मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है एक मटेरियल में, नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकता है एक बॉडी में। एक गिवन डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, गिवन डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। थोड़ा सा समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं और आपको हम समझाते हैं इस बात को। सपोज कीजिए एक ये बॉडी है और इस बॉडी में एक पॉइंट लिए यहाँ पे ए पॉइंट, और इस पॉइंट में एक्स डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी ई है। ई अंक्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नोटेशन है, ठीक है। बी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में ई है, सी पॉइंट एक अलग पॉइंट है, इसमें भी ई है, एक डी पॉइंट अलग सा पॉइंट है, इसमें भी ई है, ठीक है। देख पा रहे हैं कि 4 पॉइंट रैंडमली लिए, एक्स डायरेक्शन में जो है दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज योर जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है कोई भी पॉइंट पे। तो एट एनी पॉइंट इन गिवन डायरेक्शन हियर योर गिवन डायरेक्शन इज एक्स डायरेक्शन, एंड एक्स डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे ए बी सी डी सभी पॉइंट पे इलास्टिक प्रॉपर्टी ई ही है, इलास्टिक प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो मटेरियल यहाँ बनाए हैं ये कैसा है, ये मटेरियल होमोजीनियस मटेरियल है, होमोजीनियस बॉडी है। इसमें और भी इसको आप एक और भी बातें लिख सकते हैं इसी में कि इलास्टिक प्रॉपर्टी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इलास्टिक अलग तरीके से, इलास्टिक प्रॉपर्टी इनडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट अपॉन पॉइंट्स। पॉइंट्स पे क्या होता है प्यारे दोस्तों, पॉइंट्स पे जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। देखिए अब पॉइंट अलग अलग पॉइंट है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम रहा, यानी कि पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। आप कितना भी पॉइंट ले लें, गिवन डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम होगा। अब और भी इसको समझने के लिए क्लियर करते हैं, और भी इसको क्लियर देखिए। एक और बॉडी लिए, सपोज कीजिए कि ये एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट में एक्स डायरेक्शन में ए ई है, वाई डायरेक्शन में ई डैश है, एक ये पॉइंट है, और जेड डायरेक्शन में ई डबल डैश है। ऐसे ही एक मान लीजिए बी पॉइंट लिए, एक्स डायरेक्शन में ई है, वाई डायरेक्शन में ई डैश है, जेड डायरेक्शन में ई डबल डैश है। ये दोनों बहुत ही होमोजीनियस बिहेवियर रखता है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट है लेकिन एक्स में ई, तो इस पॉइंट पे भी एक्स में ई, इस पॉइंट पे वाई में ई डैश, तो इस पॉइंट पे भी वाई में ई डैश, इस पॉइंट पे जेड में ई डबल डैश, तो इस पॉइंट में भी जेड में ई डबल डैश। मेरे प्यारे दोस्तों सारे में है ऐसा ही, यानी कि गिवन डायरेक्शन में पॉइंट टू पॉइंट जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी डज नॉट वेरी, यानी रिमेन्स सेम। तो ये भी एक होमोजीनियस बॉडी है या मटेरियल है, ये भी एक होमोजीनियस है दिखाने के लिए। एक और भी एग्जांपल ले लें तो आप इससे भी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। जैसे देखिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में ई है, वाई डायरेक्शन में ई डैश है, ए पॉइंट है। एक और पॉइंट है एक्स डायरेक्शन में ई है, वाई डायरेक्शन में ई डैश है, बी पॉइंट पे। एक और पॉइंट है सी, एक्स में ई डैश है, वाई में ई है। ध्यान दीजिए आप चीज़ों को देखिए, ये दोनों पॉइंट पे तो सेम है लेकिन इस पॉइंट पे सेम नहीं है। इस पॉइंट पे देखिए एक्स डायरेक्शन में ई डैश, वाई डायरेक्शन में ई, तो अलग पॉइंट पे जो वैल्यू इलास्टिक प्रॉपर्टी का है गिवन डायरेक्शन में वो सेम नहीं है। तो ये जो है ये आपका होमोजीनियस नहीं है, दिस इज हेट्रोजीनियस। आप कह सकते हैं क्या, हेट्रोजीनियस मटेरियल भी बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस मटेरियल। ये कैसा मटेरियल है, हेट्रोजीनियस है। और दीज टू एग्जाम्पल्स आर फॉर होमोजीनियस मटेरियल। अब उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है होमोजीनियस मटेरियल का मतलब। आगे नेक्स्ट आपको हम बताए थे कि एक और भी टर्म था जो था आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मटेरियल। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है समझिए आप यहाँ से थोड़ा। आइसोट्रॉपिक, ये भी 5 स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है।
आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है, ये लाइन वैसे ही सिमिलर लिखिएगा, ये बॉडी सेड टू बी आइसोट्रॉपिक इफ इट एग्जिबिट्स दी के बाद यहां से लाइन लिख रहे हैं सिर्फ डायरेक्टली, सेम एग्जिबिट्स दी सेम इलास्टिक property at any direction in, समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं, at any direction at a given point, ऐसे लिखिए आप, at a given point। देखिए चीज़ों को समझिए, दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है एट एनी डायरेक्शन, इसमें लिखा हुआ था एट एनी पॉइंट। अब इसमें क्या है, गिवन पॉइंट, इसमें क्या था, गिवन डायरेक्शन। दोनों में थोड़ा सा आपको वेरिएशन नज़र आ रहा है, और याद करने में भी आपके लिए आसानी होगा। इस बात को समझते हैं। ये कह रहा है आइसोट्रॉपिक हम मटेरियल को तभी बोलेंगे जब कोई भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन एक्स वाई जेड कुछ भी डायरेक्शन, एट ए गिवन पॉइंट इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब कहेंगे सर हमको डायग्राम से समझ में ज़्यादा आता है। देखिए बच्चे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से समझिए। एक ये पॉइंट है, सपोज ए पॉइंट है, मान लिए ए पॉइंट में एक्स डायरेक्शन में ई हुआ, वाई डायरेक्शन में भी ई है और जेड डायरेक्शन में भी ई है। एक अलग पॉइंट है बी पॉइंट, एक्स डायरेक्शन में ई डैश है, वाई डायरेक्शन में भी ई डैश है, जेड डायरेक्शन में भी ई डैश है। क्या ये बॉडी या ये मटेरियल आइसोट्रॉपिक होगा? आप कहेंगे हाँ, ये आइसोट्रॉपिक है। ये आइसोट्रॉपिक है क्यों? देखिए डेफिनेशन, एट एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में, एट ए गिवन पॉइंट, यानी ए पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में सेम, तो ए पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में सेम है, दूसरे पॉइंट को नहीं देखना है इसके जैसा, डेफिनेशन अलग है। अब दूसरे पॉइंट पे भी हर एक डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, तो दूसरे पॉइंट पे भी तीनों डायरेक्शन में सेम है एक्स वाई जेड में, तो ये मटेरियल आइसोट्रॉपिक है। ये कैसा है? आइसोट्रॉपिक। बट क्या होमोजीनियस है? क्या? बट नॉट होमोजीनियस। कितना इंटरेस्टिंग लेक्चर है डियर। बट नॉट होमोजीनियस। क्यों होमोजीनियस नहीं? क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे गिवन डायरेक्शन में सेम होना चाहिए ना। यानी ये भी ई था, यहाँ भी ई रहता, वाई में ई था, इस पॉइंट पे भी ई रहता, जेड में ई था, ए पॉइंट पे बी पे भी ई रहता, तो ये आइसोट्रॉपिक तो हो ही जाता, होमोजीनियस भी हो जाता। लेकिन ये आइसोट्रॉपिक जरूर है लेकिन होमोजीनियस नहीं है। आइसोट्रॉपिक जरूर है लेकिन होमोजीनियस नहीं है। अच्छा, एक और एजम्पशंस में एक और बात को यहाँ से याद आ रहा है, ऐड कर लीजिएगा आप। एक और एजम्पशंस कि सेल्फ वेट मटेरियल का या बॉडी का नेग्लेक्ट करके चलते हैं डूरिंग डिराइविंग दी सोम इक्वेशन। एक और ऐड कर लीजिएगा, सेल्फ वेट, किसी भी बॉडी का उसका खुद का भी वेट होता है, तो उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, जब डिराइव करते हैं तो होता तो जरूर है पर नेग्लेक्ट करके चलते हैं, एजम्पशंस एक्चुअली में। तो आइसोट्रॉपिक और होमोजीनियस का मतलब आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है। और मिटाते हैं और भी आपको डायग्राम से समझाते हैं, जैसे कि आइसोट्रॉपिक भी हो और होमोजीनियस भी हो। देखिए इधर मिटा देते हैं, आप तो समझ ही गए हैं। अच्छा, एक बात और भी यहाँ समझ सकते हैं कि एक चीज़ तो आप समझ ही सकते हैं ना, यहाँ से ही आइसोट्रॉपिक से ही आप एक बात और समझ सकते हैं कि क्या होगा, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होगा। इसमें क्या होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी, अलग तरीके से बोल सकते हैं कि इलास्टिक प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट अपॉन क्या, अपॉन डायरेक्शंस। समझिए, अपॉन यहाँ पे पॉइंट से लिखे थे, लेकिन अपॉन ये डायरेक्शन पे इंडिपेंडेंट होता है। देखिए एक्स में भी ई, वाई में भी ई, जेड में भी ई, एक अलग पॉइंट हो गया। तो एक्स में भी ई डैश, वाई में भी ई डैश, जेड में भी ई डैश। अब आपको और भी बताते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल, और आपको समझाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, आप इस बात को समझिएगा। देखिए आप लिखते जाइएगा, मिटाएंगे भी। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल ले लें, ये समझिए आप एग्जाम्पल। इसमें क्या हो रहा है, तो एक ये पॉइंट है,
एक्स डायरेक्शन में ई है, वाई डायरेक्शन में भी ई है, जेड डायरेक्शन में भी ई है। एक और पॉइंट है बी, एक्स डायरेक्शन में भी ई है, वाई में भी ई है और जेड में भी ई है। ये मटेरियल आइसोट्रॉपिक होगा? आप कहेंगे हाँ, ये मटेरियल जो है ये आइसोट्रॉपिक है, आइसोट्रॉपिक है प्लस होमोजीनियस भी है। ध्यान दीजिए, ये आइसोट्रॉपिक था लेकिन होमोजीनियस नहीं था, हेट्रोजीनियस था। लेकिन ये आइसोट्रॉपिक एज वेल एज होमोजीनियस, यानी प्लस होमोजीनियस, प्लस होमोजीनियस भी है, आइसोट्रॉपिक भी है और प्लस होमोजीनियस भी है डियर। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग दो पॉइंट है ए और बी, दिस टू आर डिफरेंट पॉइंट्स। तो अलग अलग पॉइंट पे भी गिवन डायरेक्शन में इलास्टिक प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम है। ए पॉइंट पे एक्स में भी ई है, बी पॉइंट पे भी एक्स में ई है, ए पॉइंट पे वाई में भी ई है, बी पे वाई में भी ई है, ए पे जेड में ई है, बी पे भी जेड में ई है। इसीलिए होमोजीनियस हो गया। आइसोट्रॉपिक क्यों हुआ? क्योंकि आइसोट्रॉपिक बोलता है कि एक सिंगल पॉइंट पे कोई भी डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। एक सिंगल पॉइंट ए है तो इसमें तीनों में ई है, एक सिंगल पॉइंट बी है इसमें तीनों में ई है। ई का मतलब क्या हुआ? इलास्टिक प्रॉपर्टी के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और भी बताते हैं आपको, जैसे देखिए आप ऐसा बनाते हैं कि जो आइसोट्रॉपिक, देखिए एक तो आप समझ गए आइसोट्रॉपिक है लेकिन होमोजीनियस नहीं है, एक आइसोट्रॉपिक भी है होमोजीनियस भी है, एक देखते हैं कि आइसोट्रॉपिक नहीं है लेकिन होमोजीनियस है। समझते हैं चीज़ों को। जैसे ये एक मटेरियल है, ठीक है, आइसोट्रॉपिक नहीं है लेकिन होमोजीनियस है। आइसोट्रॉपिक नहीं है का मतलब क्या होगा? समझिए, E1 है एक्स डायरेक्शन में, E2 है वाई डायरेक्शन में, E3 है जेड डायरेक्शन में। ये एक ए पॉइंट है। एक बी पॉइंट है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्स डायरेक्शन में क्या है आपका? तो E1 है, वाई डायरेक्शन में E2 है और जेड डायरेक्शन में E3 है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो ए और बी दिस टू आर डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब ए पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में E1 है, बी पॉइंट पे भी एक्स में E1 है, बहुत बढ़िया। ए पॉइंट पे वाई में आपका E2 है, बी पॉइंट पे भी वाई में E2 है। E1 E2 ये सब इलास्टिक कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि इलास्टिक प्रॉपर्टी है। ए पॉइंट पे जेड में E3 है, बी पॉइंट पे भी जेड में E3 है। लेकिन एक सिंगल पॉइंट को यदि आप गौर से देखें, यानी ए को देखें, तो क्या तीनों डायरेक्शन में सेम है क्या? यहाँ पे E1 इज नॉट इक्वल टू E2 इज नॉट इक्वल टू E3, है ना। एक सिंगल पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम नहीं है। इसीलिए ये मटेरियल जो है नॉट आइसोट्रॉपिक बट होमोजीनियस। लेकिन ये होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक तो नहीं है लेकिन होमोजीनियस जरूर है ये मटेरियल, और भी आपको बताते हैं, जैसे कि आपको और भी डायग्राम से बतलाते हैं डियर। जैसे एक ऐसा दिखाते हैं कि जो आइसोट्रॉपिक भी नहीं है और होमोजीनियस भी नहीं है। एक तो आपको बताए आइसोट्रॉपिक है, होमोजीनियस नहीं है, आइसोट्रॉपिक भी है, होमोजीनियस भी है। अब आइसोट्रॉपिक नहीं को एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं एनिसोट्रॉपिक मटेरियल बोला जाता है, ठीक है। होमोजीनियस न होने को हेट्रोजीनियस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, आइसोट्रॉपिक नहीं है लेकिन होमोजीनियस है। अब देखते हैं कि एक ना ही आइसोट्रॉपिक है और ना ही होमोजीनियस है। आप समझिए, अब आप समझ गए हैं, आइसोट्रॉपिक भी नहीं और होमोजीनियस भी नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ? इस डायरेक्शन में यदि E1 है, इस डायरेक्शन में E2 है, इस डायरेक्शन में आपका E3 है, ए पॉइंट है। अब एक अलग पॉइंट लिए B, और B पे X डायरेक्शन में E डैश है, Y डायरेक्शन में E डबल डैश है, Z डायरेक्शन में E ट्रिपल डैश है। एक और पॉइंट लिए C, इसमें है आपका कुछ भी लिख देते हैं, इसमें सपोज है E4 और इसमें है आपका E5 और इसमें है आपका E6। कोई इशू नहीं है, ये C पॉइंट है। अब देखिए, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इसको।
तीन अलग अलग पॉइंट कंसीडर किए, आप 3 क्या 10 20 कितना भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रैंडमली। तो ए पॉइंट पे आप ध्यान से देखिए तो तीनों डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू है। यहीं से तो क्लियर हो गया कि भैया ये तो आइसोट्रॉपिक नहीं होगा, ये तो आइसोट्रॉपिक नहीं होगा। क्लियर है, यहीं से क्लियर हो गया आपका। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए कि क्या होमोजीनियस है, क्या होमोजीनियस है क्या। तो होमोजीनियस होने के लिए क्या होता है कि गिवन डायरेक्शन में पॉइंट कुछ भी हो, पॉइंट कोई भी हो, एनी पॉइंट होता है, तो गिवन डायरेक्शन में लेकिन सेम होना चाहिए इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो ए पॉइंट है तो एक्स डायरेक्शन में इवन है, बी पॉइंट पे पहुंचे, पॉइंट चेंज किए चूंकि एनी पॉइंट होता है, तो बी पॉइंट में एक्स में देखे तो ई डैश है, अलग चीज़ है। सी पॉइंट पे देखे तो ई 4 है, अलग वैल्यू है। यानी कि अलग अलग पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है क्यों? ये क्या है? नॉट आइसोट्रॉपिक, नॉट आइसोट्रॉपिक एज वेल एज नॉट होमोजीनियस, नॉट होमोजीनियस। क्यों? तो नॉट होमोजीनियस क्यों? नॉट होमोजीनियस क्यों? नॉट होमोजीनियस इसलिए क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में सेम नहीं है इलास्टिक प्रॉपर्टी का वैल्यू। आप लिख लीजिएगा, अलग अलग पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम नहीं है। इसमें x में E1 है, इसमें x में E डैश है, तो इसमें x में E4 है, तो ये होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। यानी कि ये जो डायग्राम है ये नॉट होमोजीनियस, नॉट आइसोट्रॉपिक का डायग्राम है मेरे प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद है कि लेक्चर आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। यहाँ तक आपको बताया कि एजम्पशंस ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी था कि एजम्पशंस जानना ज़रूरी है, क्योंकि इक्वेशन ड्राइव करेंगे, नंबर ऑफ इक्वेशंस आने वाला है इसमें सोम में। तो इक्वेशंस में एक बेसिक एजम्पशन जो था 5 6 7 जो भी था, आप उस एजम्पशंस को ध्यान में रखेंगे। होमोजेनियस एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये आपको हम यहाँ पे क्लियरली बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को एकदम शेयर करें, फैला दें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डियर। सो डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।